हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज ये क्लास हिंदी की है जिसमें हम आज ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो आप सभी अगर ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये आपको हेल्प करेगी और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे क्या कहा जाता है? एक शब्द में आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिएगा, आंसू कवि, कुशाग्र, आशुलिपि या फिर विद्वान। बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, जो कवि या फिर ऐसा कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे हम आंसू कवि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, तृष्णा का पर्यायवाची क्या है? मकरंद, सहचर, रसिका या फिर लिप्सा। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द जो होता है ये लिप्सा है, जबकि लालसा, अभिलाषा और बात करें लालच, यह भी तृष्णा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लिप्सा आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, उच्च श्रृंखल का विलोमार्थक शब्द क्या है? सामान्य, परवर्ती, रूढ़िवादी या फिर विनम्र। उच्च श्रृंखल का विलोम शब्द क्या होता है? तो विनम्र होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और अन्य शब्द जैसे कि परवर्ती का विलोम की बात करें तो क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती हो जाएगा। रूढ़िवादी का विलोम क्या हो जाएगा? स्वच्छंदवादी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? कथित है, किंवदंती, औपचारिक या फिर उल्लेखनीय। तो वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसे हम किंवदंती कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखिएगा, निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है? निश है या फिर निश है। देखिए, इसमें डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में हलंत लगा हुआ है। निश होगा या फिर निश होगा। तो बताइएगा, निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर हमारा निश उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी वाला निश जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और कपट इसमें क्या है? मूल शब्द है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रत्यय शब्द किससे निर्मित हुआ है? प्रतिधन ऐसे, प्रतिधन या फिर प्रतिधन या प्रतिधन या। बताइए, यहाँ पर आपको संधि विच्छेद पूछा गया है। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्यय शब्द प्रतिधन ऐसे बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य धन चित धन आनंद या फिर सच्चिद धन आनंद, सच्चिधन दानंद या सत धन चिद धन आनंद। बताइएगा, सच्चिदानंद जो है इसका विच्छेद की अगर बात करें तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, सबसे पहली बात। और इसका विच्छेद अगर करेंगे तो सत धन चित धन आनंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसमें दो उपसर्ग आपको दिख रहे होंगे, सत और चित, ये दो उपसर्ग लगे हैं। अगला प्रश्न है, यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ क्या है? बताइए, यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ क्या होगा? मसूर की दाल का महंगा होना, या मूर्ख अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करते, या अपने को बड़े व्यक्तियों में गिनना, या अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद करना। यह मूंग और मसूर की दाल ये कहावत है, इसका अर्थ होता है कि अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद में रहना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, चित पर चढ़ना का अर्थ क्या है? खुशियाँ मनाना, अत्यंत प्रिय होना, शोभा बढ़ाना या सदा स्मरण रहना। चित पर चढ़ना का अर्थ होता है सदा स्मरण रहना या हमेशा याद रहना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। असरफियाँ लूटे कोयलों पर मुहर, इसका अर्थ क्या होगा? छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय, या संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा कुछ तुच्छ वस्तु का ध्यान, या फिर आय से अधिक व्यय करना या खर्च करना। तो असरफियाँ लूटे कोयलों पर मुहर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु यानी कि छोटी वस्तु पर ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आई होप आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, ये कहावत है, इसका अर्थ क्या होता है? शादी में गीत गाना, या जश्न मनाना, असंगत बातें करना, या निचले स्तर की बातें करना। तो हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत का अर्थ होता है असंगत बातें करना, इधर उधर की कुछ भी बातें करना। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा।
अगला देखिएगा, अति उत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प क्या होगा? अति धन युत्तम, अति धन उत्तम या अत्यधन उत्तम, अत्यु धन उत्तम। बताइएगा, अति उत्तम का संधि विच्छेद अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अति धन उत्तम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और ये इसमें संधि कौन सी है ये आप बताइएगा, अगर आप सबको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इसमें अति उत्तम में संधि कौन सी है। अगला प्रश्न है, गर्भ शून्य शब्द में समास कौन सा है? कर्म, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपदान तत्पुरुष। गर्भ शून्य में कौन सा समास है पूछा गया है, तो करण तत्पुरुष होगा। और तत्पुरुष कहाँ पर होता है? जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। देखिए यहाँ पर कोई करण जो चिन्ह है इसमें करण कारक का कोई भी चिन्ह नहीं लगा है। और गर्भ शून्य अर्थात गर्भ से शून्य, यहाँ पर से कारक चिन्ह का लोप हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर डॉट दिया गया है, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है और यहाँ कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन में देखिएगा, धर्मानुसार, धर्मनिरपेक्ष, धर्मसम्मत या धर्म सापेक्ष। तो आप सभी ऑप्शन को यहाँ पर फिट करके देख सकते हैं, इसी के साथ बना करके अगर देख सकते हैं, और जो भी आंसर आपको सही लगेगा तो आंसर कीजिएगा। देखिए अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आपको वर्तनी बताना है, भानु, वृक्ष, ऐतिहासिक या फिर आकांक्षा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जो शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है? तो यहाँ पर जो हमारा शब्द है जो शुद्ध लिखा है वह शब्द हमारा आकांक्षा है। आकांक्षा बिल्कुल शुद्ध लिखा है, जबकि वृक्ष आपको पता है कि वृक्ष में ये वाला री लगता है तो ये भी गलत हो जाएगा। भानु में छोटा ऊ की मात्रा होती है तो यह भी गलत हो जाएगा। और ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है तो यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है? निशा, रजनी, विभावरी या फिर दिवस। तो आपको पता होगा निशा, रजनी और विभावरी क्या है? ये यामिनी यानी कि रात के पर्यायवाची हैं, जबकि दिवस जो है ये पर्यायवाची इसका नहीं है, ये दिन का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। और पूछा भी यही था कि कौन सा नहीं है। अगला प्रश्न है, आधी रात का समय क्या कहलाता है? शर्वरी, विभावरी, निशा या फिर निशीथ। आधी रात के समय को हम क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो आप ये बताइएगा यहाँ पे जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं ये कैसे प्रश्न आपको लग रहे हैं, इसका आंसर आप सभी कर पा रहे हो कि नहीं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को ही मिलते हैं। तो अगला प्रश्न है, आपको बताना है, देखिए कर्षण जो है इसका जो कर्षण का आपको विलोम शब्द बताना है। ये जो शब्द आपको 3-4 दिख रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न ये विलोम शब्द के ही हैं। तो कर्षण का विलोम बताइएगा, कनिष्ठ, सिक्त, आकर्षण या विकर्षण। कर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सुषुप्त का विलोम बताइएगा, श्रेष्ठ, जागृत, मृत या फिर कृतघ्न। सुषुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। तो यह हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, विहित का विलोम क्या होगा? सुगम, असित, निषेध या फिर स्थूल। विहित का विलोम हो जाएगा निषेध, जबकि जो दुर्गम दिए हैं, असित दिए हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। सुगम का विलोम क्या होता है? दुर्गम होता है। असित का विलोम क्या होता है? सित होता है। और स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। तो यहाँ हमारा आंसर जो है वो निषेध है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु या दीर्घायु। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो दीर्घायु की वर्तनी में सही लिखा गया है? तो दीर्घायु जो है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस प्रकार से दीर्घायु लिखा जाता है, ना कि आप रा यहाँ पर लिख देंगे, या फिर आपको देखिए यहाँ पर कैसे सारे में गलती दी हुई है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही दिख रहा है। यहाँ पर देखिए या में रा लगा हुआ है, जबकि या में रा नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, घा में ऊपर रा लगा हुआ है। तो ये आप गलत मान के चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखिएगा, नौका शब्द का पर्याय क्या है? तिया है, तरंगिणी है, तरी है या फिर तरिजा है। तिया शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है।
नौका का बताना है, तो नौका का पर्यायवाची तरी हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो भी शब्द दिए हैं तरड़ी, डोंगी, नाव, जलयान, ये सब भी नौका शब्द के पर्यायवाची ही होते हैं। और ये तरंगड़ी, तरी, तरीजा, ये सब आपको बताना है। तिया किसका पर्यायवाची है, तरंगड़ी किसका है, तरीजा किसका है, और आंसर हमारा तरी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहा जाता है, त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी, त्रिकुटी या फिर त्राता। तो तीनों कालों को जानने वाला कहलाता है त्रिकालज्ञ, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और इसके अतिरिक्त तीनों कालों को देखने वाला क्या कहलाता है, त्रिकालदर्शी कहलाता है। दोनों भ्रुकुटियों के मध्य स्थल को हम त्रिकुटी कहते हैं, तथा छुटकारा दिलाने वाले को त्राता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सभी का मैंने आपको एक शब्द में जो होगा वो हमने बता दिया है। तो अगला देखिएगा, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा, संस्कृत, सांस्कृतिक, संस्कृति या फिर सांस्कृतिक। तो बताइएगा, संस्कृति का जो विशेषण है वह क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, सप्त ऋषि इससे बनी संधि है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, तो जो कि इसमें से आंसर नहीं होगा। सप्त ऋषि में कौन सी संधि है, तो देखिए सप्त ऋषि में जो संधि है वह गुण होती है, और इसका जो विच्छेद है वो भी आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। और ये क्या बन जाएगा, तो सप्तऋषि बन जाएगा। तो ये हमारे आज के जो प्रश्न थे वो कुल 25 प्रश्न थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बताइएगा ये प्रश्न आपको कैसे लगे और कितने प्रश्नों का आंसर आप सभी कर पा रहे हो, क्या स्कोर बन रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।